हेलो एवरीवन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो अपडेटेड सिलेबस है उस पर हम बात कर रहे थे। तो दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज एक और टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस इस बार नया ऐड हुआ है। तो उसमें वेक्टर एनालिसिस नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, अगर आप देखेंगे वेक्टर कैलकुलस लिखा है। तो हमें सिर्फ वेक्टर कैलकुलस पढ़नी है। तो आज जो हम हैं ग्रेडियंट को कवर करेंगे पूरा। ग्रेडियंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रेडियंट को पढ़ने से पहले सबसे जो बेसिक चीज़ है वो हम समझेंगे, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पढ़ने हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे। जो वेक्टर कैलकुलस में हमें यूज करना है उतना ही डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप अच्छी प्रकार से जानते ही हैं, ये बार बार आप यूज करते हैं अपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है तीन एक्सिस हमेशा ही हम यूज करेंगे, एक्स वाई जेड। चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तीन ये एक्सिस फिक्स रहेंगी। इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम जो भी कोऑर्डिनेट है उनको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड आपको बताइए, और जो डायरेक्शंस होती हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं जो कि आपकी डायरेक्शंस को बताते हैं। ये तीनों आई जे के कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखने हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। तो आपको पता है एक्स क्या बताएगा आपको, वाई क्या बताएगा, जेड क्या बताएगा। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है आपको वाई जेड प्लेन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट बताता है आपको उस पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सिमिलरली जेड बताएगा एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब आपको ऑलरेडी पता है। हमें जो यहाँ पे चीजें यूज होगी आगे वो क्या है, देखिए। एक तो हमें लिखना आना चाहिए इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। एक तो हम यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। पता है पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस फॉर्म में लिख देंगे। ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला एक वेक्टर जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद अगर देखें यहाँ से इस पॉइंट P से थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया जाए जैसे ये, और इसको हम बोलते हैं DL वेक्टर। तो इसी को हम बोलेंगे इनफाइनाइटेसिमल, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जनरली कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। देखेंगे अगर आप तो dx x की डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होगा, y की डायरेक्शन में और z के, क्योंकि हम जनरल लिख रहे हैं सारी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा चेंज कंसीडर कर रहे हैं। तो उसको dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप हमेशा ही ऐसे ही लिखेंगे जब भी हमें यूज करना पड़ेगा। जब भी हम लाइन इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हमें बहुत यूज आएगा ये लाइन इंटीग्रेशन में, ये लाइन एलिमेंट, तो उसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमें लिखना है वो है एरिया एलिमेंट। तो कोई भी सरफेस है उसके लिए एक एरिया, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एरिया एलिमेंट हम लिख सकते हैं। ये जब हम वेक्टर के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तब हमें एरिया एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो एरिया एलिमेंट हम तीन टाइप से लिख सकते हैं। तीन अलग अलग सरफेस बनेंगी हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसको लिखने का तरीका देखिए क्या है। आपको ये लिखना आ गया डीएल वेक्टर, इसी से हम एरिया के लिए जो तीनों सरफेस हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए अलग अलग जो डायरेक्शन है उनमें अलग अलग सरफेसेस मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको के केप के अलोंग एक सरफेस मिलेगी, एक जे केप के अलोंग, एक आई केप के अलोंग। जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनके अलोंग एक एक सरफेस मिलेगी। तो के केप के अलोंग कैसे लिखेंगे एरिया वेक्टर, तो उसके लिए क्या करना है, के केप वाले कंपोनेंट को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इंटू डीवाई, dx इंटू डीवाई। जे कैप वाला कैसे लिखेंगे, इस जे कैप वाले को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों कंपोनेंट्स को dx dz को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली आप डी एक्स डी जेड करेंगे, यहाँ पे डी एक्स डी जेड। आई के लिए जो लिखना है उसके लिए आप क्या करेंगे, डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड। तो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी मेथड से हम एरिया एलिमेंट लिख सकते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट, जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा तो वॉल्यूम एलिमेंट लिखना पड़ेगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सा तरीका है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, dx dy dz, dx dy dz। तो ये आपको डिस्कशन करना था कार्टेशियन कंपोनेंट के लिए। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये एक इससे थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसकी भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है जब हम फिजिक्स में खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ेंगे, इसको बहुत यूज करेंगे। ये एक अपने आप में एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है और स्फीयर के लिए बहुत ज्यादा ये सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसकी अगर बात करें, इसमें कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से डिफाइन करेंगे हम, तो आर, थीटा और फाई, तीन कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये क्या क्या होते हैं अगर देखें तो आर क्या बताता है आपको, आर ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस बताता है, ये है आर। थीटा क्या बताएगा, थीटा जो ये लाइन है जो ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ रही है, इस लाइन का इस जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है, जो जेड से मेजर करेंगे उसी को बोलेंगे हम
थीटा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा हो गया। फाई क्या है, अब आपको क्या करना है, फाई कैसे निकालें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है P, इसका परपेंडिकुलर एक पॉइंट लिखना है आपको। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है पूरा। इसके अंदर ये कुछ, ये आपको पता है ये एक्सिस ऐसे होगी कुछ, यहाँ पे बोर्ड में हमने ऐसे दिखाई है, लेकिन ये एक्स जो है वो कुछ इस टाइप से होगी बाहर की तरफ। तो ये जो प्लेन बनेगा आपका एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा कहीं पे। फिर इस पॉइंट को आप इस ओरिजिन से मिलाएं ऐसे। तो अब अगर देखेंगे आप, ये वाला जो प्लेन है, ये एक प्लेन बना यहाँ से ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से ये प्लेन बना, ये वाला प्लेन इस टाइप से, ये वाला एक प्लेन बना। अगर अब देखें फाई क्या बताता है, तो फाई, ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन का इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, ये पूरे प्लेन के साथ एंगल है इसका फाई। इस एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे फाई कोऑर्डिनेट। तो ये पूरे प्लेन को रोटेट करेगा। जब हम फाई को चेंज करेंगे तो ये पूरा पोल प्लेन ऐसे रोटेट होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ये है आर थीटा फाई। ये कोऑर्डिनेट सिंपल आपको ध्यान रखने हैं। तो इनके अलोंग यूनिट वेक्टर्स आर कैप, थीटा के अलोंग थीटा कैप और फाई के अलोंग फाई कैप। जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। जैसे आर के आर कैप, थीटा के इस आर के परपेंडिकुलर जब जाएंगे तो थीटा कैप, और फाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आएगा फाई कैप। तो ये तीन, और ये तीनों ही होते हैं वेरिएबल। जैसे आप देखेंगे आर पॉइंट पी यहाँ पे है, तो ये आर की डायरेक्शन कुछ ये है आर कैप। मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ पे आ जाए, तो उसको यहाँ से ऐसे डिफाइन करेंगे आर को, तो ये डायरेक्शन आर कैप ये ऐसे हो जाएगी। तो ये आर थीटा फाई कांस्टेंट नहीं है। जैसे आई जे के जो हमारे यूनिट वेक्टर्स थे ये कांस्टेंट थे, लेकिन आर थीटा फाई तीनों क्या है, वेरिएबल है। और इनके बारे में अगर आपको पता हो प्रॉपर्टीज, तो ये भी ऑर्थोगोनल होते हैं तीनों। और इनको अगर देखें आर डॉट थीटा जीरो आएगा, इनके सारों के जो डॉट प्रोडक्ट है आपस में वो सारे जीरो आते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। और आर कैप डॉट फाई कैप जीरो। लेकिन जब इनके हम क्रॉस प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेंगे, आर और फाई का करेंगे तो तीसरा वाला आएगा थीटा। बस ध्यान ये रखना है साइन क्या आएगा। तो उसके लिए आप कैसे इस टाइप से एक साइकिल से याद रख सकते हो, आर थीटा फाई। आर को जब करेंगे थीटा से, आर को करेंगे थीटा से, तो ये देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला आएगा फाई। तो आर को किया हमने जब थीटा से, तो आएगा फाई। तो आर क्रॉस थीटा आ गया फाई, उसी डायरेक्शन में गए हैं तो प्लस। फिर आर क्रॉस हमने किया मान लीजिए फाई, तो क्या आएगा, आर क्रॉस फाई। इस डायरेक्शन में चलना था हमें, तो फाई से आर की तरफ जाना था, लेकिन हमने रिवर्स चल लिए। क्या कर लिया, आर से फाई की तरफ क्रॉस कर लिया। तो अब आएगा तो क्या, तीसरे वाला थीटा ही, लेकिन इस बार रिवर्स चले हैं तो माइनस का एक साइन आएगा। तो इस टाइप से आप इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे भी हमें तीन चीजें निकालनी है। लाइन एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो इसका लाइन एलिमेंट हमें कैसे लिखना है, आर कैप के साथ डी आर, थीटा कैप के साथ आर डी थीटा, और फाई कैप के साथ आर साइन थीटा और डी फाई। तो जब हम तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल पढ़ लेंगे, उसके बाद एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये लाइन एलिमेंट लिखने के लिए एक जनरल अप्रोच देखेंगे, उससे फिर आपको सारे याद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट लिखने का तरीका पता है, डीएल वेक्टर लिख लिया, उसके बाद एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट लिखना बहुत आसान है। तो डीएल वेक्टर जब आपने लिख लिया, तो इसके लिए भी तीन सरफेसेस बनेगी। मान लीजिए आर कैप के अलोंग कौन सी सरफेस है वो देखना है, तो आर कैप वाले को छोड़ के दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए कंपोनेंट्स को, ये आ जाएगा। थीटा कैप वाले को छोड़ के दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा। फाई कैप के लिए ये सेम अप्रोच। वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। ये रहा आपका स्फेरिकल। तो अब इसको करें आप नोट। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें भी हम जो यूज करेंगे, तीन कोऑर्डिनेट्स अलग अलग यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे एस वाई जेड, ये सिलेंडर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है और इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसमें एस वाई जेड समझते हैं ये क्या है। एस जो कोऑर्डिनेट है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पी पॉइंट को आपको स्पेस में बताना है तीन कोऑर्डिनेट से, तो आप तीन कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल यूज कर रहे हो एस वाई जेड। एस होता है इस पॉइंट की जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए जहां पे भी ये पॉइंट है, जिस यहाँ पे है तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी जेड की, जेड से वो यूज करनी है एस के लिए। फाई क्या होगा, फाई तो सिमिलरली जो हमने स्फेरिकल में यूज किया था, ये वाला प्लेन वहां पे भी बनाया था हमने सिमिलरली। इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे आप प्रोजेक्ट कराएं, यहाँ से इसको यहाँ से जोड़िए, फिर ये जो वाला प्लेन बन रहा है, इस प्लेन का इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, उसी को हमने बोला
फाई, और तीसरा जेड, तो ये वही जेड है जो कार्टेशियन में हम यूज करते हैं, तो ये आपका जेड यहाँ से हो गई डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से। तो ये भी तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए जो तीन यूनिट वेक्टर एस, फाई और के पाएंगे, ये भी क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं, क्योंकि आप यहाँ से देख लेंगे जैसे ये पॉइंट चेंज होगा तो ये एस भी चेंज होगा, एस की डायरेक्शन भी चेंज होगी तो एस कैप चेंज होगा। फाई भी जैसे आप देखेंगे फाई होता है इस प्लेन की परपेंडिकुलर, फाई कैप क्या होता है इस प्लेन की परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो फाई कैप होता है। तो फाई कैप जैसे ही आप मान लीजिए प्लेन को घुमा के इस साइड ले गए तो फाई कैप की डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी, तो उसी टाइप से के कैप यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखते हैं, और सिमिलरली आप देखेंगे ये भी ऑर्थोगोनल है, एच डॉट फाई जीरो, सिमिलरली जो भी डॉट प्रोडक्ट है सारे जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको जो मेथड स्फेरिकल में बताया है वैसे ही आप सिमिलरली यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे लाइन एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो डी एस एस कैप, एस डी फाई कैप और डी जेड के कैप, एक बार ये लिख लें। उसके बाद जब जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे इन सबको एक साथ कैसे याद रख सकते हैं। एरिया एलिमेंट, एक बार लाइन एलिमेंट लिख दिया तो एरिया एलिमेंट लिखने का तरीका पता ही है, एस कैप में लिखना है तो एस वाले को छोड़ के जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही जो लिखने हैं अलग अलग लिख सकते हो। वॉल्यूम एलिमेंट का तरीका बता ही दिया आपको, लाइन एलिमेंट में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें यूज करना है आगे उतना हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं चौथा जनरल। अब जो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े उनको अगर हमें अलग अलग लाइन एलिमेंट ना याद करना पड़े तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे जनरल, और भी कुछ अप्रोचेज हैं जो आगे ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस में हमें यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मान लेते हैं तीन जनरल कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं Q1 Q2 Q3। यहाँ पे हम कुछ भी बाद में यूज करेंगे वो यहाँ पे रख सकते हैं Q1 Q2 Q3 की जगह। यूनिट वेक्टर्स हम मान रहे हैं E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। अब देखिए यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट्स में लाइन एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ये जनरल में बस एक ये आप याद कर लीजिए, उसके बाद जो जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। देखिए कैसे, डीएल वेक्टर कैसे लिखेंगे, H1 DQ1 E1 कैप, H2 DQ2 E2 कैप, H3 DQ3 E3 कैप। तो H1 H2 H3 ये भी देखते हैं क्या है, लेकिन DQ1 आपको पता है कोऑर्डिनेट Q1 को इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे अगर आप कार्टेशियन में यूज करते हैं, अगर आप कार्टेशियन याद हो तो x y z होते हैं, तो आप देखेंगे Q1 x हो गया यहाँ पे, Q2 y हो गया, Q3 z हो गया, तो DQ1 क्या हो जाएगा dx, DQ2 क्या हो जाएगा dy और DQ3 क्या हो जाएगा dz। और E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर्स वहां पे क्या यूज करते हैं i j k, तो E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप ये रख देंगे, तो जो कार्टेशियन में आपका लाइन एलिमेंट है वो आ जाएगा। अब H1 H2 H3 देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, H1 H2 H3 हमने कुछ कांस्टेंट यहाँ पे ले रखे हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए याद कर लेते हैं। जैसे कार्टेशियन में तीनों की वैल्यू 1 1 1 होती है, स्फेरिकल में H1 की 1 होती है, H2 की r होती है, H3 की r sin थीटा होती है। सिलेंड्रिकल के लिए H1 1 होता है, H2 s होता है, H3 1 होता है। अब देखिए इनको कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए आपको लाइन एलिमेंट लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो इस मेथड से हम लिखेंगे। तो कार्टेशियन में देखिए H1 क्या है, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। DQ1 क्या है, DQ1 हो जाएगा आपका DQ1, Q1 क्या है आपका पहला कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में x है तो उसके साथ है dx, और E1 कैप क्या हो जाएगा यहाँ से i कैप, उसी प्रकार से dy y कैप और dz k कैप। इस टाइप से हमने डीएल वेक्टर लिख दिया। अब मान लीजिए आपको लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखेंगे, तो बस फॉर्मूला यही है, एक H1 क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो 1 होता है, ठीक है। दूसरा DQ1 क्या होगा, तो उसमें आप याद कीजिए स्फेरिकल में आप क्या यूज करते हैं, r थीटा फाई, तो DQ1 तो dr, और E1 कैप यहाँ पे जो आप यूज करते हैं r फाई और r थीटा कैप और फाई कैप, ये तीन यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं। तो dr और E1 कैप हो जाएगा यहाँ से r कैप। दूसरा H2, तो H2 यहाँ पे क्या है, r है, तो r और DQ2 तो ये हो जाएगा आपका d थीटा r H2 r है, DQ2 r d थीटा और E2 कैप हो जाएगा आपका थीटा कैप। और सिमिलरली तीसरा जब पॉइंट लिखेंगे आप, तीसरा टर्म लिखेंगे H3 क्या है, r sin थीटा। DQ3 क्या है आपका, DQ3 हो जाएगा आपका जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो d फाई, और E3 कैप क्या हो जाएगा आपका फाई कैप। तो यही वो डीएल वेक्टर लाइन एलिमेंट है जो आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखा था। तो अगर ये आप एक फॉर्मूला पता है तो आप वो लिख सकते हो। ऐसे ही सिलेंड्रिकल का भी आप लिख सकते हैं, तो ये करें नोट। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा सिलेबस में जो टॉपिक ऐड हुआ है वो है, इसमें एक कैलकुलस का टॉपिक वो है ग्रेडियंट की अब हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट क्या है, इसको कैसे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रेडियंट जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखनी है आपको, इट इज डिफाइंड
फॉर स्केलर फंक्शंस। वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं है, स्केलर फंक्शंस के लिए आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। पहली बात ये। अब ये कैसे आया, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है f, और f जो है स्केलर फंक्शन, इसका मतलब स्पेस में एक स्केलर फंक्शन है जो x y z या जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ अपने आप को चेंज कर रहा है। तो अगर मैं देखूं इसमें कैसे ये चेंज कर रहा है, तो इसको चेंज को कुछ मैं df से डिनोट करता हूँ। अगर आप देखेंगे कैलकुलस में चेंज को लिखते हैं df से, और ये जो df है, अगर इसको थोड़ा सा हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको df को डेराइव करके जब हम लिखते हैं तो कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, डेल f डॉट लाइन एलिमेंट डीएल वेक्टर। ये होता है चेंज को बताने का तरीका। तो कोई भी स्केलर फंक्शन उसमें चेंज हमने ऐसे लिखा। डीएल वेक्टर आप जानते हो क्या है, लाइन एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ये जो डेल एफ आ रहा है इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ। यही है आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये क्या बताएगा, डीएफ चेंज बताता है, तो ये ग्रेडियंट एफ क्या बताएगा। तो ये बताइए आप, अगर ये वाला जो चेंज है वो इस फॉर्मूला से आप देखें, ये वाला चेंज मैक्सिमम कब होगा, जब जो आपका ये जो लाइन है, जिस लाइन के अलोंग आप चल रहे हो, और ग्रेडियंट एफ है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए, यहाँ पे अगर थीटा हो जाए 0, तो ये वाली जो वैल्यू आपको पता है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट 0 डिग्री पे मैक्सिमम आता है। तो चेंज 0 डिग्री जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो मैक्सिमम आएगा चेंज। यानी कि जो ग्रेडियंट एफ है आपका, ये जो ग्रेडियंट एफ है, ये फंक्शन में मैक्सिमम चेंज बताता है। ये क्या बताता है, मैक्सिमम चेंज इन फंक्शन। मैक्सिमम चेंज इन फंक्शन में क्या बताएगा, ये एक, जैसा आप देख रहे हो, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आप ये स्केलर थी, अब इस पे जैसे ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसको जैसे ऑपरेट करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो ये बताता है इस फंक्शन के बारे में, एफ के बारे में, ग्रेडियंट ये बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में तो इसमें जो चेंज है वो मैक्सिमम आएगा, कि किस डायरेक्शन में चले ताकि ये फंक्शन आपको मैक्सिमम चेंज दे। और वो इसका जो मॉडुलस होगा, जो इसका मॉडुलस होगा जो इसका, वो बताएगा मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है इस फंक्शन में। तो ये आपको ग्रेडियंट थ्योरेटिकली बताता है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब इसमें फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं। तो ग्रेडियंट एफ का हम सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्मूला। तो जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लिखा था वो इसीलिए लिखा था, इसके जनरल फॉर्मूलाज हम लिख पाएंगे। तो वो होता है E1 कैप बाय H1 डेल्टा एफ ओवर डेल्टा Q1। कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन जिसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं उसी का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल। E2 कैप ओवर H2 और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा Q2। और तीसरा हम लिखेंगे E3 कैप बाय H3 और डेल्टा एफ डेल्टा Q3। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। जनरल जब कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं सारों में सेम सेम टर्म यूज हो रही है, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 3। ये हम लिखते हैं ग्रेडियंट को इस तरीके से। तो ये तो गया जनरल। अब आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन बस जो जो वैल्यूज है वो कार्टेशियन के लिए रख दीजिए यहाँ पे। E1 क्या होता है कार्टेशियन में, आई कैप यूनिट वेक्टर। H1 क्या होता है 1, डेल्टा एफ बाय डेल्टा Q1 क्या होता है, डेल्टा एक्स हो जाएगा, Q1 एक्स होता है यहाँ पे। Q2 होता है यहाँ पे जे कैप, और यहाँ पे H1 H2 सारे 1 ही होते हैं, ये H1 H2 H3, और डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई। तीसरा जो है E3 कैप, ये क्या होगा आपका के कैप होता है यहाँ पे, और H3 क्या होता है 1, तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसमें। तो ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई जे कैप, और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा जेड के कैप। तो जब आपको बोल दिया जाए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप कैसे लिखेंगे ग्रेडियंट को, तो ये वाली फॉर्म कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। स्केलर फंक्शन आपको दिया होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसका फिर यूनिट वेक्टर आई कैप लगाइए। एफ को आप वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए और जे कैप लगाइए, जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए और के कैप लगाइए। अब देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखेंगे इसको। तो अगर आपको याद हो क्या क्या वैल्यू H1 H2 H3 की थी यहाँ पे, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट एफ, तो E1 होता है वहाँ पे आर कैप, और H1 होता है वहाँ पे 1, तो 1 हम लिखने की जरूरत नहीं। तो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा Q1, पहला जो कोऑर्डिनेट Q1 होता है वहाँ पे R होता है। दूसरा हम लिखेंगे E2 कैप, तो E2 कैप वहाँ पे यूज करते हैं हम, दूसरा जो यूनिट वेक्टर है वो थीटा कैप, और डिवाइड बाय H2 अगर आपको याद हम लिखा था स्फेरिकल में R, और डेल्टा एफ बाय डेल्टा Q2, और Q2 यहाँ पे क्या होता है थीटा, और तीसरा E3 कैप वाई कैप, H3 की वैल्यू वहाँ पे थी R साइन थीटा, और डेल्टा एफ बाय डेल्टा Q3, तो Q3 वहाँ पे था वाई।
तो ये आप ऐसे लिख सकते हो ग्रेडियंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अगर आपको क्वेश्चन में स्केलर फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज आप करें, कार्टेशियन में दिया हुआ तो ये वाला, और सिलेंड्रिकल के लिए दिया हुआ तो ये वाला। तो सिलेंड्रिकल में कैसे लिखेंगे आप ग्रेडियंट को, ऐसे लिखेंगे कुछ सिमिलरली, वहां पे जो जो वैल्यूज थी वो पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, एस कैफ डेल्टा एफ बाई डेल्टा एस फाई कैफ बाई एस डेल्टा एफ बाई डेल्टा फाई, और के कैप डेल्टा एफ और डेल्टा जेड। ये अगर आप वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये ग्रेडियंट को आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख के और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस इस पे करते हैं, तब तक ये कीजिए नोट। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको स्केलर फंक्शन दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और इसका ग्रेडियंट निकालना है आपको इस पॉइंट पे। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला ग्रेडियंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिंपली डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा जेड। बस आपको करना क्या है, आई कैप इस कंपोनेंट के साथ क्या आएगा, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि स्केलर फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो यार आपका स्केलर फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स यहाँ पे है तो इस टर्म का होगा तो हो जाएगा 2x, फिर जे कैप वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई सिर्फ यहाँ पे है तो आ जाएगा 1, पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको करना आता ही है। तीसरा के कैप के साथ क्या आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसने बोला है किस पॉइंट पे निकालना है तो 1 1 1, तो जो भी एक्स वाई जेड है उन पे वैल्यू 1 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे तो है ही नहीं वाई ना यहाँ पे जेड है, तो जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो 2i प्लस जे प्लस 2 के क्या, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी सिंपली। नेक्स्ट जो हमें स्केलर फंक्शन दे रखा है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देख पा रहे हैं, स्फेरिकल में। तो स्फेरिकल के लिए क्या फॉर्मूला था वो लिखिए सबसे पहले, तो आर कैप डेल्टा एफ ओवर डेल्टा आर, थीटा कैप ओवर आर, ये आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और फाई कैप ओवर आर साइन थीटा और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा फाई। बस वैल्यू रख लीजिए। आर कैप के साथ क्या आएगा, आर के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इनको कांस्टेंट मानना है, आर का करना है सिर्फ तो 2r हो जाएगा, बाकी जो भी है मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट रह जाएंगे। दूसरा प्लस थीटा कैप और डिवाइड बाय आएगा आपका एक आर का टर्म, ये फॉर्मूला में है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा का होगा, बाकी सारे कांस्टेंट, आर स्क्वायर साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा और cos फाई। सिमिलरली अगर आप देखेंगे फाई कैप और आर साइन थीटा, फाई कैप और आर साइन थीटा, और अब सिर्फ फाई के रिस्पेक्ट में करना है इसका, तो ये दोनों सेम आर स्क्वायर साइन थीटा, और जो आपका cos फाई है उसका माइनस साइन फाई हो जाएगा, माइनस साइन फाई। बस ये इसको सोल्व करें और ये जो पॉइंट से ये पुट करें तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब एक अगर आप नोट यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो वो ये है, आपको मान लीजिए कोई सरफेस दे रखी है, यानी कि इस टाइप से कोई सरफेस दे रखी है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2, कोई भी ऐसी सरफेस मान लीजिए आपको दे रखी है। ऐसे बहुत सारी सरफेसेस आप 3D में बना सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सरफेस आपको दे रखी है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ पे हमने कार्टेशियन दी है, ऐसे अगर इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी क्या दे रखी है, सरफेस दे रखी है, तो इस सरफेस के लिए इस एफ का जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट एफ, ये जो एफ है इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट एफ, ये जो ग्रेडियंट एफ होता है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। मान लीजिए सरफेस अगर आप ज्योमेट्री में इसको बनाएंगे, मान लीजिए इस टाइप की एक सरफेस बन रही है, तो अगर आप देखेंगे इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, इस सरफेस का कोई पॉइंट लें, इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है, अगर देखेंगे इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट आप निकालेंगे वो इसके परपेंडिकुलर आएगा हमेशा ही, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो ये ग्रेडियंट क्या आता है, इस सरफेस पे हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, जिस भी पॉइंट पे देखेंगे उस पॉइंट पे ग्रेडियंट जो इस सरफेस का है, ये जो सरफेस है एफ, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ये एफ है, इसका जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए ये सरफेस देके, ये वाली सरफेस दे दी ये वाली, और पूछ लिया जाए इस पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर होगा, उस यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को ही हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे।
तो इसकी परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ। तो ये ग्रेडियंट ऑफ निकालिए और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो ये सरफेस है तो उसमें ग्रेडियंट ऑफ कैसे आएगा, क्या आएगा, इसको ग्रेडियंट निकाल लीजिए, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ये आ गया इसका, इस f का ग्रेडियंट, ये आ गया इस सरफेस पे। और मान लीजिए पॉइंट 1 1 1 है, इस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट ऑफ निकालना है तो 1 1 पुट करेंगे तो 2i कैप 2j कैप और 2k कैप। ये आ गया इस सरफेस के लिए ग्रेडियंट। अब यूनिट वेक्टर निकालना है आपको एन कैप, तो कैसे लिखेंगे इस सरफेस पे, इस ग्रेडियंट का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, ग्रेडियंट एफ बटा ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। तो बस 2i 2j 2k और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 4 4 12। ये आ जाएगा आपका इससे सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन में आपको किसी सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ग्रेडियंट से आप ऐसे कैलकुलेट करें। एक और पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, जिसमें आपको अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है और उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मान लीजिए कोई दो सरफेसेस हैं इस टाइप से और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आसान तरीका है, इन दोनों के बीच में एंगल ना कैलकुलेट करके इनके जो यूनिट वेक्टर्स है परपेंडिकुलर उनके बीच में एंगल निकाल देंगे, तो वो एंगल सेम ही आएंगे जो इन दोनों के बीच में आने हैं। और यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता ही है, इसके लिए n1 कैप, मान लीजिए पहली सरफेस ये है, ये दूसरी सरफेस है, तो n1 कैप कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट एफ फर्स्ट वाली सरफेस के लिए और ग्रेडियंट f1 का मॉडुलस। सिमिलरली n2 कैप निकाल दीजिए आप, तो ग्रेडियंट f2 बटा ग्रेडियंट f2 का मैग्नीट्यूड। ये आ गया n1 और n2 दोनों के नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स। अब एंगल कैसे निकालते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, जो भी आपको जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है उन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इन दोनों के बीच में निकालना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आएगा वही दोनों सरफेसेस के बीच में आएगा, तो दोनों वेक्टर लिखेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा n1 कैप डॉट n2 कैप और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 1। तो n1 कैप डॉट n2 कैप, यानी कि जो एंगल आ जाएगा इन दोनों के बीच में सरफेसेस की वो ऐसे निकालना है। तो जब भी दो सरफेसेस के बीच में एंगल निकालना हो तो ये चीज आप यूज करें, ये कॉन्सेप्ट यूज करें, दोनों के यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल लें। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब ग्रेडियंट के अंदर ही एक और चीज, ग्रेडियंट का यूज करके हम एक और टॉपिक को स्टडी करते हैं जहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में, वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताता है आपका किसी भी डायरेक्शन के अलोंग कोई भी फंक्शन कैसे चेंज करेगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका सिंपल है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट एफ डॉट वी कैप। ग्रेडियंट ऑफ आपको पता ही है, निकाल सकते हो आप ग्रेडियंट ऑफ जो भी फंक्शन उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए और डॉट कीजिए, उसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए वी कैप। वी कैप क्या है, जिस भी डायरेक्शन के अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, बस ये आपको करना है। उसके बाद जिन जिन पॉइंट को जिन जिन पॉइंट पे निकालना है वो आप पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से है, एक फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये वाला फंक्शन है आपका। और एक पॉइंट है 8.111, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे एट 111 अलोंग द डायरेक्शन। इस पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन 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 along the line joining the points 1 1 1, एक तो यही पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट जो आपका है वो है 2 3 1। तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक फंक्शन देके आपको उसका कैलकुलेट करना होगा, एक पॉइंट जिस पे निकालना होगा वो पॉइंट दिया होगा और जो लाइन होगी वो लाइन दी रखी होगी, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट दे दिया इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालिए फंक्शन का। ये लीजिए, ये है फंक्शन, इसका ग्रेडियंट। तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा एफ डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा एफ डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा एफ डेल्टा जेड के कैप। तो इसको करें सोल्व कैसे करेंगे, तो बस अब ये पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए इसको, एक्स वाले को करेंगे तो 2x आई कैप और वाई वाले का पार्शियल करेंगे तो 4y जे कैप
और जेड वाले का करेंगे तो 2z के कैप। ये आ गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट जो है अब किस पॉइंट पे निकलना है, तो ग्रेडियंट पे वो पॉइंट भी रख दीजिए 1 1 1। इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो एक्स वाई जेड में ये सारे पॉइंट पुट कर दीजिए आप। तो 1 1 है तो 2i 4j और 2e। उसके बाद तो ग्रेडियंट निकल गया। और क्या करना है आपको, और वो लाइन जो है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। तो वी कैप कैसे लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर। तो ये दो लाइन आपको कनेक्ट कर रही है, सबसे पहले उसका वेक्टर लिख दीजिए आप। तो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो कैसे लिखेंगे, वी वेक्टर। तो वो कैसे लिखते हैं, 2 दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए 2 -1 वही क्या हो जाएगा आई कैप के अलोंग। वाई कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए 3 -1 जे कैप के अलोंग। और तीसरा 1 -1 के कैप। ये जो आया पॉइंट वेक्टर आया, ये आया आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप, के कैप तो जीरो हो जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई प्लस 2 जे कैप और इसके मैग्नीट्यूड √5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपको कैसे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो इसका आएगा वो कैसे आता है, ग्रेडियंट एफ डॉट वी कैप। बस तो आपको पता है ये ग्रेडियंट ऑफ क्या है आपका 2i प्लस 4j प्लस 2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको वी कैप के साथ। वी कैप ये रहा i प्लस 2j कैप बाई √5। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो आई का करेंगे तो 2, जे का जे के साथ करेंगे तो 8 और डिवाइड बाई √5, तो हो जाएगा 10 बाई √5। ये सिंपल एक क्वेश्चन था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, और ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, और कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे वो हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें टॉपिक्स हैं वो एक तो हम डाइवर्जेंस और एक कर्ल, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।